डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो क्लास 10 के विद्यार्थियों को मैं ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया था गेस्ट पेपर, जो उसी गेस्ट पेपर को ऑब्जेक्टिव को मैं एक यूट्यूब के द्वारा आप लोगों को सॉल्व कर कर बताया जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत जैसे विद्यार्थी गेस्ट पेपर लेके भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम उन लोग को आ जा रहा है। कोई जैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसी प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए यूट्यूब के द्वारा आप लोग को गेस्ट पेपर को दोबारा मैं समझाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी समझने से पहले हम लोग बेसिक को जानेंगे कि किस फार्मूला पर इसको सॉल्व किया गया है, किस ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए बेसिक को पहले जाना जाए, फार्मूला को पहले। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू, जैसे मान लो कि कोई ए पी है, ए पी दे दिया है जैसे 2, 8, 12। तो कोई भी ए पी का प्रथम पद क्या होता है, ये बराबर क्या होता है 2 हो जाएगा। डी सार अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा का में से पहलका को घटाते हैं, तभी ना डी 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या है, डी के वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह से मैं समझूंगा कि प्रथम पद को बाबू कभी भी याद रखिएगा, प्रथम पद को ए पी के प्रथम पद को ये से सूचित किया जाता है। और डी को किससे सूचित किया जाता है, सार्वंतर, यानी हिंदी में जो लिखाता है सार्वंतर, क्या सार्वंतर। तो सार्वंतर को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। इससे डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा का पद में से पहले का पद को घटाते हैं, तो डी का मेरा वैल्यू निकलता है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से सॉल्व हुआ है वही देखिए। यहाँ पर ए पी का प्रथम पद क्या है वो 2 है, तो ए का मान क्या धरे 2 धो दिए हैं। अब डी निकालने के लिए क्या किए हैं, ध्यान से देखिए। डी निकालने के लिए अगर दूसरा का पद में से 2 को घटाए हैं, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 नहीं आ जाएगा, यानी डी के वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू 5 आ जाएगा। तो वही डी के वैल्यू क्या लिखे हैं, यहाँ पर 5 लिखे हैं। अब देखिए 10 पदों तक पूछा है, तो 10 पदों का मतलब क्या है, एन के वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। योग आपसे पूछा है योग, तो योग के सूत्र देखिए यहाँ पर लिखे हैं, योग के सूत्र आपको दिखाए हैं। एन इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणे डी होता है, ये सूत्र है इस योग का। इसी सूत्र पे सॉल्व करेंगे तो 245 मेरा आ जाएगा आंसर। देखिए किस तरह से आ जाएगा, तो इसको सेट करते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग को तो क्या ज्ञात करना है बाबू, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए तो मेरा तो सूत्र यही हो जाएगा। तो एन का मान क्या है 10, तो 10 धो दिए। फार्मूला से क्या आएगा 2 तो 2। अब देखिए सूत्र से 2 तो 2, ए का मान क्या है 2 प्लस n का मान क्या है 10, तो 10 धो देंगे। सूत्र से 1 गुणे डी का मान क्या है, डी का मान 5 है, तो 5 धो देंगे, यहाँ 5 है। अब देखिए 5 दूना 10, तो 5 मरते हैं तो 5 आ जाएगा। ये देखिए 2 दूना 4, इस 10 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 9 आएगा, 9 पचे 45, तो 45 हो जाएगा। तो 45 और 4 कितना होता है 49, 49 पचे कितना होता है 245 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन मेरा क्या है 2 का डी सही है, यानी 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा डी हो जाएगा 245। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आप लोगों को बोर्ड में दिया जाए बाबू, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एपी का पहला पद ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी निकालने के लिए दूसरा का में से घटा दीजिएगा, और 10 पदों का है बाबू, तो एन के मान योग को बोला गया, तो योग का सूत्र ये होता है, इसी पर सॉल्व कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। नीचे थे 2 नंबर या 3 नंबर के सब्जेक्टिव में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, तो ताकि आप लोग प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए इसके आगे। अगर कोई विद्यार्थियों लोग को समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में से बोलिएगा। 2025 से आप लोगों को अच्छा कोचिंग खोला जाएगा, कोई घबराने की कोई चिंता नहीं है। चलिए इन समय जो 2024 में विद्यार्थी क्लास 10 के मैथ के एग्जाम देने वाले जितने भी मॉडल पेपर है उन लोगों को प्रैक्टिस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा जो 10,000 मिल रहा है वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग के स्टडी के लिए भी आप लोगों को बेहतर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है 4 नंबर, ये त्रिभुज से लिया गया है। साबित करने के लिए आप लोग को प्रूफ करने के लिए नीचे थे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव पर निर्भर नहीं कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव से मैं पास कर लूँगा। सब्जेक्टिव की भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आगे चल के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटर में पढ़ने के लिए कोई भी सब्जेक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए सब्जेक्टिव की भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानें।
16वां सवाल बोला जा रहा है बाबू, आकृति 6.19 में, ये एनसीईआरटी लेवल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डी समांतर ए सी, ध्यान से देखिए, त्रिभुज के कोई भी सवाल आप लोगों को केवल सबसे पहले बेसिक को जानना पड़ेगा। बेसिक अगर जानकारी है तो त्रिभुज के कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई, तो साबित कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी। आप लोग को ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज कोई चित्र के द्वारा आप लोग को इस तरह से दिखा दिया जाएगा। बोला गया है जैसे ए बी ई, इसमें समांतर देखिए डी समांतर, पहले इसको देखिए डी ई समांतर, इस पर ध्यान, फिगर में ध्यान दीजिए, डी समांतर कची ए सी, ये है ए सी। डी समांतर क्या है, डी ई समांतर ए सी। पहले इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी तरह से सॉल्व किया गया। ध्यान से यहाँ पर देखिए किस तरह से सॉल्व हुआ, केवल इस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को बोर्ड के द्वारा 2024 में बताया जाएगा। इस समय मेरा भी टाइम नहीं है क्योंकि मैं भी अपने जॉब के तैयारी में लगा हूँ। दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है कि डी समांतर ए सी, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डी समांतर ए सी, ठीक है, इसको इस दोनों को निकालेंगे पहले। डी समांतर ए सी एवं डी एफ समांतर ए ई, तो साबित करना है कि क्या है, इतना आप लोग प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परमार। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे परमार त्रिभुज ए बी सी में, यानी ए बी सी में पूरा फुल त्रिभुज लेंगे, पूरा फुल त्रिभुज लेंगे ए बी सी में। ए बी सी में लेंगे तो क्या आएगा, डी ई समांतर, ये ई से रेखा, डी ई समांतर कची ए सी, डी समांतर ए सी। इसलिए ए डी बटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसलिए ए डी बटा कची बी डी, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी लेंगे इक्वल। अब यहाँ पर देखिए बी ई बटा ई सी, ये क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट लेंगे, ये पूरा फुल त्रिभुज के सॉल्व किए तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार हुआ। अब देखिए आगे चल के देखिए, अब लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, किस में, ए बी ई में, यानी ए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। उसके बाद त्रिभुज लेंगे ए बी ई में, इन तीनों में आप सॉल्व करेंगे। तीनों में सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। इन तीनों में सॉल्व करेंगे तो ए बी ई, ठीक है, ए बी ई में लेंगे डी एफ समांतर ए ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको, डी एफ समांतर ए ई, यानी ये हो जाएगा डी एफ समांतर कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से समझना है। डी एफ समांतर ए ई, इस पर सॉल्व करेंगे क्योंकि ए बी ई इसी में सॉल्व करना है, इसी त्रिभुज में। पूरा फुल त्रिभुज के सॉल्व तो कर चुके हैं, अब इसमें हमको करना है ए बी ई में, इसमें सॉल्व करेंगे तो दूसरा का समीकरण तैयार होगा। तो दूसरा का देखिए किस तरह से हो रहा है, ए बी ई में, तो डी समांतर ए ई हो गया। तो लिखेंगे ए डी बटा बी डी इक्वल बी एफ बटा एफ ई, ये सेकेंड इक्वेशन। तब लिखेंगे अब फर्स्ट तथा सेकेंड से, अब देखो फर्स्ट के और सेकेंड के दोनों के क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो इस टाइप के 2 या 3 नंबर के नीचे तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, आकृति में 1 ओवर समांतर में डी ई समांतर बी सी 1 में ई सी और ए डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ऑलरेडी एक त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए कि ए, यहाँ पे देखिए छूट गया है बी, ए बी सी बीच में क्या है कि समांतर है डी समांतर, ठीक है, डी समांतर बी सी, क्या है डी समांतर बी सी। तो डी समांतर बी सी है तो इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, ए डी निकालना है, केवल क्या निकालना है, ए डी।
इसमें ए डी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, तो ए डी को ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है, ध्यान से देखिए। ए डी का मान क्या दिया है बाबू, ए डी थेल्स पर में भी इसको सॉल्व किए हैं, ध्यान से देखिए। दिया गया डी समांतर बी सी, तो थेल्स पर में से, थेल्स पर में क्या होता है, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। थेल्स पर में सॉल्व किस तरह से किए हैं बाबू, तो ए डी बटा बी डी, यहाँ पर बी होता है बी, यहाँ इधर क्या हो जाएगा ए बटा ई सी, यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए ए डी का ऑलरेडी मान दिया है 1.5। यहाँ पर देखिए बी डी के भी ऑलरेडी मान दिया है, कितना है 3। ए डी के भी, ए ई के भी ऑलरेडी मान दिया है, कितना वो 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ई सी नहीं दिया है, यानी आप लोग को ई सी ज्ञात करना है। इसी के आंसर नहीं दिया है, इसी को आंसर निकालना है। तो इसी को किस तरह से सॉल्व करके निकालना है, इसको चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए थेल्स पर में से लिए हैं बाबू सबसे पहले, तो ए डी, तो ए डी का मान क्या है, ए डी का मान 1.5 है, तो 1.5 धो दिए। यहाँ पे देखिए बी डी का मान क्या है 3 है, तो 3 भी धो दिए। यहाँ पे देखिए ए ई का मान क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर धो दिए। यहाँ पे देखिए ई सी का मान क्या है 1 है, तो 1 धो दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाबू देखिए, ये देखिए 1.5 जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 से करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो देखिए x/3। और देखिए कोई भी दशमलव में अगर देता है बाबू, तो दशमलव के बदले में क्या करते हैं नीचे, ये देखिए नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी इधर हो जाएगा 3 गुणे 10/15, 15 इसलिए लिखे है क्योंकि 1.5 है, तो दशमलव के बदले में क्या आ जाएगा 10 तैयार होता है, याद रखिएगा कोई भी। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या किए 10 तैयार कर दिए। अब इसको कटाएंगे, देखिए 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, तो x का मान क्या आ जाएगा मेरा, x का मान 2 आ जाएगा, इसलिए 3 का करेक्टेशन क्या आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। कोई भी याद रखिएगा, कोई भी अगर सवाल बाबू दशमलव में दे तो से 106 और बाटा में मान लीजिए कि 3 है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव के बदले में क्या करते हैं 10 तैयार करेंगे, 2 संख्या होगा तो 100 करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, दशमलव पर 2 गुणा भाग आप लोग को अवश्य मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसमें भी इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1.5, ठीक है 3 इस तरह से ऑलरेडी दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 3 गुणे, इसको चेंज करेंगे तो ऊपर 10 चल जाएगा, नीचे 15, ये 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसी तरह से सॉल्व किया गया है, इसलिए 3 का करेक्शन ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ के 1.1 का पहला सवाल है, 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट में सवाल है। इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है, ध्यान से समझिए। पहले सवाल बोला जा रहा है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ है, आप लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। एचसीएफ ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इस टाइप का ऑब्जेक्टिव अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो दोनों आप लोग को विधि सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि महत्तम संपर्तक एचसीएफ भी ज्ञात करना पड़ेगा, विभाजन यूक्लिड विभाजन के द्वारा भी सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों नियम दिखाना पड़ेगा, तब आप लोगों को 2 में 2 नंबर मिलेगा। तो किस तरह से सॉल्व हुआ है इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, कोई भी अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे इसमें देखेंगे अधिकतम संख्या कौन है, तो सबसे अधिकतम क्या है 225 है। तो 225 में 125 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्योंकि एचसीएफ के फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन वेक्टर, यानी लघुत्तम संपर्तक होता है महत्तम संपर्तक। तो महत्तम संपर्तक निकालने के लिए ध्यान से देखिए, सबसे अधिकतम संख्या को अंदर लिखेंगे, कम संख्या से क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए 135 से कम 35, घटाएंगे 225 में से 135 90 आएगा। अब देखिए 90 कम 90, तब 135 में से 90 घटेगा तो 45 आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 45 90 है तो 90 से ठीक कर देंगे, 45 दिन क्या होता है 90, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट का कैरेक्टरेशन क्या आ जाएगा 20 सही तो हो जाएगा, मगर ये तो ये शेप निकल गया आपका। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व करने के लिए, तो इसके द्वारा सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए किस तरह से किए हैं, ध्यान से देखिए पहले। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ये फार्मूला है आपका, ये का मान क्या है बाबू, तो 225 है। तो 225 कहाँ से आया ये पहले समझिए। 225 कभी सबसे जो अधिकतम है उसको ए के मान तैयार करते हैं, इसको ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, जो शेष फल आता है उसको आर मानते हैं, इसी को सेट कर रहे हैं फार्मूला पर। तो मेरा आंसर तक 45 से ही आएगा, मगर यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप लोग को सेट करना है, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर महत्तम संपर्क के द्वारा सॉल्व कर दिए तो इसको सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या अधिकतम होगा अंदर का उसको ए मानेंगे, और साइड में जिससे भाग देंगे उसको बी मानेंगे, और जो मान लीजिए कि जिससे भाग देंगे जितना शेष फल आ रहा है उसको क्यू मानेंगे, और जो शेष फल आ रहा है उसको आर मानेंगे। इसी पर सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान क्या है 225 है। यहाँ पे देखिए बी की 125 है, 135 सॉरी, क्यू का मान क्या है 1 है। फार्मूला से आर का मान शेषफल क्या है था 90। अब देखिए 135 में 90 जोड़ेंगे तो 225 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। उसी तरह से 90 को 1 तो 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। अब 45 गुना 90 यानी अतः इसलिए एफ कितना आ जाएगा 135 इंटू 225 का एफ 45 आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा सॉल्व किया हुआ। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर महत्तम संपर्क आप इस तरह से बना दिए तो इसको इस फार्मूला पर सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा कभी भी कि जो अंदर होता है इसको ए का मान कहते हैं, जो साइड जिसे भाग दिए उसको बी से सूचित करते हैं, इसको क्यू, जो शेष फल आता है इसको आर से। अब क्या करना है इस फार्मूला पर सॉल्व कर देना है आप लोग के यूक्लिड विभाजन के द्वारा, ये भी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसमें से पूछा जा रहा है बाबू कि कौन सा ऐसा 37 डिग्री cos 45 किसका मान सबसे कम होता है। कम के बारे में पूछा है तो सबसे पहले आप लोगों को 37 का मान याद होना चाहिए, 90 का मान याद होना चाहिए, तभी आप लोग इस टाइप का ऑब्जेक्टिव को पकड़ पाइएगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करके द्वारा आप लोग को बताते हैं। sin 90 का मान क्या होता है बाबू, sin 90। यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं cos 0, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है। sin cos 0 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। इसमें सबसे कम पकड़ने के लिए कहा है, तो देखिए cos 90 का मान तो 1, ये तो बेसी हो जा रहा है, ये भी बेसी हो जा रहा है, यानी cos 90 का मान क्या होता है 0, 0 क्या है सबसे कम में आएगा, इसलिए 35 का कैरेक्टरेशन क्या आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 डिग्री 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है वो 0, इसलिए सबसे इसमें कम कौन है, सबसे कम यानी cos 90 डिग्री, इसलिए 35 का कैरेक्टरेशन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इस टाइप को अगर ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, केवल 37 का मान cos 45 का मान ऑलरेडी याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद याद करें। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव निश्चित है 2024 में भी ऑलरेडी आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के कोई कभी भी नहीं चेंज होता है, सेम टू सेम हर एक साल पूछता है 2023, 24, 25 निश्चित है इस तरह से आते रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं है। मेरा पूरा फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं किस तरह से इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को पकड़ा जाएगा। सबसे बोला गया द्विघात बहुपद के शून्यक जैसे 2, 6 तो द्विघात बहुपद होगा। आप लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े होंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा गुणे बीटा अगर क्रस गुणा में दिया होगा तो गुणा के फॉर्मूला क्या होता है c/a ये होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला और से याद होना चाहिए शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो मान लीजिए कि इसमें ऑप्शन 4 दिया है
तो ऑप्शन 4 दिया है, तो इसमें डी नंबर कैसे सही हो जा रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एस स्क्वायर सब्ट्रैक्शन इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये फार्मूला है आपका द्विघात बहुपद का सूत्र। इसी पे सॉल्व करेंगे। इस पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या था वो माइनस बी बटे ए होता है। तो बी बटे ए होता है, तो बी का मान क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर बी का मान क्या है 2 है। ऑलरेडी इसको मानेंगे एक अल्फ़ा मानेंगे, एक बीटा मानेंगे, ठीक है। तो एक अल्फ़ा मानेंगे, 2 का क्या मानेंगे अल्फ़ा मानेंगे, 6 का क्या मानेंगे बीटा मानेंगे। कोई भी संख्या मान जैसे 8 और 6 दे दे, तो 8 को क्या कहेंगे अल्फ़ा मानेंगे, ठीक है, और 6 को क्या मानेंगे बीटा मानेंगे। कोई भी अगर दो संख्या चेंज कितनों भी करें, अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी मानना है तो मानना है। तो चलिए उसी तरह से, तो 2 के हम क्या मानेंगे वो अल्फ़ा मानेंगे, 6 के बीटा मानेंगे। यहाँ पर देखिए, तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो अल्फ़ा का मान क्या है माइनस बी क्या है 2 है, इसका नीचे क्या है वो कुछ नहीं, तो 1 मानते हैं अपना तरफ से। 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही ना प्राप्त होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा, इसमें बोला गया है वो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब एक होता है अल्फ़ा गुणे बीटा होता है, तो इस पर करेंगे क्या 2 गुणे 6, तो 6 दूना 12, ये कुछ किसका आ जाएगा, ये अल्फ़ा गुणे बीटा का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा तो इसके बाद से देखिए इसमें एक अल्फ़ा माने और एक के बीटा माने, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 हो जाएगा। एक होता है अल्फ़ा गुणे बीटा यानी 2 गुणे 6, क्या हो जाएगा 2 गुणे 6, तो 6 दूना 12, तो 12 6 किस में दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिए तो 34 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। देखिए 8 आ रहा है, दिखाइए 12 आ रहा है, किस समीकरण में दिखाई दे रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, सी में भी नहीं है, बी में नहीं, ए में भी नहीं है, डी में दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व पूछा जाए तो कभी भी ऑलरेडी आप एक के अल्फ़ा मानिएगा, एक बीटा मानिएगा, ठीक है, और द्विघात बहुपद के सूत्र पर सॉल्व कर दीजिएगा। इसी तरह से आपका आंसर करेक्ट पकड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। अब बोला जाए कि 64 मान लीजिए कि 44 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको सॉल्व करना है और 2 का घातांक के रूप में पूछना है। तो कोई कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं चेंज करना। देखिए 64 है, 64 के वेक्टर किए हैं 2 से अभाज्य गुणनखंड में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, इसी तरह से करते जाएगा। तो देखिए कॉम अर्थ में कटा है, यहाँ पर किन सॉल्व किए हैं ध्यान से देखिए पहले किस तरह से किए हैं। 2 से कटाते कितना है एक जोड़ा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 2 कितने बढ़ाया 6 बढ़ाया, तो यहाँ पर सजाए हैं 1 2 3, तो 2 का पावर 2 2 2 2 कितने से आया है 6 बढ़ा है, तो 2 का पावर 6 नहीं हो जाएगा। वही कोई भी संख्या अगर 2 का पावर 8 है तो घातांक किसका क्या है ऊपर वाला घातांक बोला जाता है, ऊपर वाला घातांक। तो वही 2 का पावर 6 आया है बाबू, तो मेरा घातांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा कोई भी अगर अभाज्य गुणनखंड के द्वारा पूछा जाए घातांक को, तो उसको कोई इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, उसको काउंटिंग कर लीजिएगा कि 2 कितने बढ़ाया 3 कितने बढ़ाया, उसको घातांक के रूप में सेट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को घातांक पकड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है यदि टेन थीटा इक्वल ए बटा बी, तो इतना पर आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से पहले सवाल समझिए, कोई तेज़ी नहीं है। सवाल बोला जा रहा है बाबू कि टेन थीटा बराबर आप लोगों को दे दिया है क्या ए बटा बी दिया है, ठीक है।
इसको सॉल्व कर कर इस पर सेट करके आंसर निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ध्यान से देखिए किस तरह से। सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, याद है आप लोगों को? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। पी से लंब होता है, बी से आधार होता है। तो लंब का मान कितना है देखिए ध्यान से, लंब का मान ए हो जाएगा, आधार का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनाए हैं, देखिए लंब का मान क्या है, ये हो जाएगा, आधार का मान क्या है, बी है, यानी कौर ज्ञात कर रहे हैं। कौर का मतलब क्या है, ये सी आप लोगों को निकालना है। तो ए सी निकालना है तो देखिए साइन कॉस के तो रूप ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पर साइन है कॉस है, यानी साइन कॉस पर सेट कर दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट पकड़ा जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सिंस मैंने इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये लंब बटा कौर, यानी ये होता है लंब बटा क्या है, कौर होता है ना। तो साइन थीटा का लंब बटा कौर। और कॉस के क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा कौर, यही ना होता है। तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, टेन है तो टेन लिखे हैं, टेन के लिए क्या लिखते हैं, साइन बटा कॉस लिखते हैं। तो साइन बटा कॉस, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कौर, लंब बटा यानी लंब बटा क्या होता है, कौर होता है। तो साइन का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसी पर सॉल्व करेंगे तो ए गुणे ए प्लस, क्यों ए गुणे ए, क्योंकि ए ऑलरेडी दिया है यहाँ पर। साइन थीटा का मान क्या है, ये है तो ये लिखेंगे। अब देखिए बी ऑलरेडी दिया है, तो एक तो बी ऑलरेडी लिखाया है, अब कॉस का क्या माना गया है, बी। और देखिए ए में ए से गुणा किए तो ए स्क्वायर, बी में तो बी स्क्वायर, और नीचे सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और जो ऊपर जो सेट किए हैं वही नीचे भी सेट करेंगे। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो किस में लड़ रहा है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट विधि आप लोगों को बताया जा रहा है। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग को बोर्ड के द्वारा ऐसा बताते ना कि आप लोग को समझते हैं कि हाँ किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। इसमें बहुत जैसे विद्यार्थी लोगों को कम समझ में आएगा, जो तेज़ है तो वो उन लोग को समझ में आएगा। ऐसे उससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग मैट्रिक इस बार निकालिए, अगला 2025 से आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं झेलना पड़ेगा। यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो इस पर सॉल्व करना है। तो साइन कॉस दिया है उसी पर सॉल्व करके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखा जाए 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य का मतलब जानते हैं आप लोग, सही, और सत्य का मतलब क्या, गलत होता है। बहुत जैसे विद्यार्थी लोग को ये भी मालूम नहीं होता सत्य के मतलब क्या होता है, और सत्य का मतलब होता है, सत्य का मतलब रॉन्ग, गलत, ठीक है। सत्य का मतलब क्या होता है, सही, इनमें कौन सा सही है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये नंबर में दिया है 37 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो दोनों का मान धर लेंगे, ठीक है। 37 का मान क्या आता है, 1/2, 37 का मान क्या था, 1/2 इक्वल, और कॉस 30 का मान क्या आता है, तो √3/2। देखिए दोनों सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये गलत है, ये नंबर गलत हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग पकड़ना है। उसी तरह से 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में सॉल्व करेंगे। बी नंबर 37 का मान कितना आता है, तो 37 देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सॉल्व तो किए हैं हम। 37 का मान 1/2 लिखे हैं, इक्वल cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, ये सही है। बी नंबर आपका, बी नंबर कहाँ पर, यहाँ पर सॉल्व किया, ध्यान से देखिए। बी नंबर, ये बी नंबर के सोल्यूशन है, ये सी नंबर के सोल्यूशन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सी किस लिए सही हो रहा है, ध्यान से देखिए, पहले कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी नंबर इसलिए सही हो जा रहा है क्योंकि 37 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इक्वल, और cos 60 का मान 1/2 होता है। देखिए ये दोनों के आंसर सेम आया, इसलिए क्या है, सत्य है। सत्य का मतलब सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 का ये हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 36 का ये हो जाएगा। ये इसलिए हो जा रहा है क्योंकि दोनों के आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इन तीनों के आंसर सेम नहीं आ रहा है, ये रंग है, ये भी रंग है। डी सही हो जाएगा, सी सही होगा, सॉरी सी। यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए हैं आप लोगों को। ये ए का सलूशन है, ये सी का सलूशन है, ये बी का सलूशन है। इसमें दिखा भी दिया हूँ, क्योंकि दोनों का मान बराबर है इसलिए सत्य है। कोई भी सवाल
इस टाइप के दिया जाए तो दोनों का अगर दोनों तरफ आंसर सेम है, ठीक है, इस तरफ से अगर सेम आता हो तो सत्य होगा, और दोनों तरफ अगर सेम नहीं आता हो तो ये असत्य होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है बिंदु 4, 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। इस टाइप के भी ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बिंदु ऑलरेडी वो पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो उसका 0 0 होता है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसी पर सवाल उठा दिया है बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 4 5, तो 4 5 को मूल बिंदु पूछा है बाबू, तो इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा। D = रूट में s² + y² है, इसी पर सॉल्व करेंगे। तो 4 के स्क्वायर किए हैं, देखिए ध्यान से देखिए। 5 के भी स्क्वायर किए हैं, तो 4 चौके 16, 50 25, 25 से 16 कितना होता है 41। आप लोग ये भी जानते हैं कि 41 के वर्गमूल कभी निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए 31 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसीलिए 31 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो सॉल्व कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर माइनस में कोई दे दिया, ठीक है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उसी फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। 4 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस में दिया तो माइनस के बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो माइनस हट जाएगा, याद रखिएगा। कोई भी अगर चीन माइनस सब्ट्रैक्शन लगा दिया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सॉल्व हुआ है ये सवाल, उसी तरह से उसको भी सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है यदि द्विघात समीकरण s² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप को मूल ज्ञात करने के लिए मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, इसी पर सॉल्व करेंगे। तो इस पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c, इसको a, इस तरह से मान लेना ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखें ध्यान से दिखाए हैं, s² के क्या माने a माने, px का क्या माने b माने, 4 के क्या माने c माने हैं। अब इस पर सूत्र के द्वारा सॉल्व कर देना है, कोई कुछ नहीं करना है। देखिए p है, अब देखिए b², b का मान क्या है p है, तो p के स्क्वायर क्या है माइनस सूत्र से 4, एक का मान क्या है px, यानी एक का मान क्या है 1, b का मान c का मान क्या है 4 है, तो p² 4 चौके 16, जब 16 आ गया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए p बराबर क्या आ गया 16, तो 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, आंसर क्या आ जाएगा सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्टिव इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, इसलिए 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा सी सही हो जाएगा। इसमें गेस्ट पेपर के तो ऑब्जेक्टिव बहुत हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।